पीरियोडिक टेबल, हम सब ने इसे देखा है ना? स्कूलों में, लैब में। पर क्या ये सिर्फ तत्वों का एक चार्ट है, या इसके पीछे कोई गहरी कहानी, कोई कोड छिपा है? आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। मेंडलीव का नाम तो सबने सुना ही है। उनकी पीरियोडिक टेबल अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, एक जीनियस काम। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो इतनी ही अच्छी थी तो हमें एक नई टेबल की जरूरत ही क्यों पड़ी? हाँ, चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, मेंडेलीव का काम एक बुनियाद की तरह था, बहुत जरूरी, पर वो परफेक्ट नहीं था। बाद में रैंग, वर्नर, बोर जैसे कई वैज्ञानिकों ने देखा कि इसमें कुछ खामियां थीं। कुछ तत्व अपनी सही जगह पर फिट नहीं हो रहे थे। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो सबसे बड़ा फर्क क्या था? मेंडलीव ने तत्वों को उनके एटॉमिक मास यानी परमाणु भार के हिसाब से जमाया था, लेकिन आज की टेबल वो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव केमिस्ट्री की दुनिया में एक क्रांति ले आया। हाँ, तो ये एटॉमिक नंबर, यही है मॉडर्न टेबल का असली हीरो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, असल में ये किसी भी तत्व के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या है। मतलब यही है उसकी असली पहचान, उसका आधार कार्ड। और इसी नई सोच से जन्म हुआ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। ये नियम क्या कहता है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब तत्वों को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से एक लाइन में लगाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज एक खास पैटर्न में, एक खास इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यूजिक में नोट्स रिपीट होते हैं। अब देखिए कमाल की बात, जैसे ही तत्वों को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया, एक बहुत गहरा राज खुला। पता चला कि उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, यानी उनके इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में एकदम परफेक्ट रिपीटिंग पैटर्न है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। तो चलिए अब इस टेबल के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल पंक्तियों की, मतलब जो लेटी हुई लाइंस हैं। इन्हें कहते हैं पीरियड्स। पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको कुल 7 पीरियड्स मिलेंगे, बस 7। और हर एक पीरियड एक नए इलेक्ट्रॉन शेल के भरने की शुरुआत का सिग्नल देता है। और हर पीरियड में तत्वों की संख्या भी फिक्स्ड है, जैसे पहले में 2, दूसरे और तीसरे में 8-8, और इसी तरह आगे भी। इन नंबर्स को मैजिक नंबर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सीधा कनेक्शन इस बात से है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो पीरियड्स यानी पंक्तियों की बात तो हो गई। अब आते हैं वर्टिकल कॉलम्स पर, यानी जो खड़े हुए स्तंभ हैं। इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। और यहीं पर असली मजा है, क्योंकि यहीं से हमें तत्वों के परिवारों के बारे में पता चलता है। तो पूरी टेबल में ऐसे 18 ग्रुप्स हैं। IUPAC, जो केमिस्ट्री की इंटरनेशनल बॉडी है, उसने तय किया कि इन्हें 1 से लेकर 18 तक नंबर दिए जाएंगे। इससे क्या होता है? पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स के लिए एक कॉमन लैंग्वेज बन जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो सोर्स मटेरियल है, ये पीरियोडिक टेबल के पूरे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझाता है कि कैसे हर ग्रुप और पीरियड की अपनी एक तय जगह है। असल में साइंस का काम ही यही है, चीज़ों को ऐसे ही व्यवस्थित तरीके से समझना ताकि हम यूनिवर्स को बेहतर जान सकें। अब ग्रुप्स का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? वो ये है कि एक ही ग्रुप में आने वाले सभी तत्वों का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो लगभग एक जैसा होता है। और इसी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत मिलती जुलती हैं। कह सकते हैं कि वे सब एक ही केमिकल फैमिली के मेंबर हैं। तो पीरियड्स और ग्रुप्स, ये तो समझ आ गया, पर अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर असल में इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट से कैसे जुड़ा है, जो कि हर तत्व का एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है। तो हमें ये समझना होगा कि पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है। नहीं, ये असल में इलेक्ट्रॉन शेल्स का एक विजुअल मैप है, एक नक्शा जो हमें ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट कैसे बना है और सबसे जरूरी, वो दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। इसको ऐसे समझिए, किसी भी एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप, ये उसका एड्रेस है, उसका पता। इस पते से हमें उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता चलता है। और एक बार हमें कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये कितनी पावरफुल चीज है, सोचिए। तो एक बार फिर से, ग्रुप्स इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट एक जैसा होता है और इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती हैं। यही वजह है कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सब एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं।
ये टेबल आज तक हमें मिले सारे एलिमेंट्स को इतनी खूबसूरती से ऑर्गेनाइज करती है, पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है। क्या होगा अगर हमें भविष्य में कोई ऐसा एलिमेंट मिले जो इस पैटर्न में फिट ही ना हो? ये सवाल हमें हमेशा याद दिलाता है कि साइंस में खोज का सफर कभी खत्म नहीं होता।